नमस्कार, शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. शिव कंटिन्यू करेंगे और हमारे स्पीकर हैं ब्रदर आर के माथुर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली फेडरेशन के और प्रेसिडेंट है शंकर लॉज के। तो मैं माथुर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। हम आज शिव सूत्र के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। अब तक 9 सेशन दिए जा चुके हैं तथा आज 10वां सेशन दिया जाएगा। पिछले सभी 9 सेशन का लिंक शंकर लॉज के यूट्यूब चैनल थियोसॉफी दिल्ली पर उपलब्ध है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शिव सूत्र कश्मीर सेवेज़ का एक प्रमुख ग्रंथ है तथा इसमें आत्म साक्षात्कार के 3 उपायों का वर्णन है। और कुल 77 सूत्र हैं। पहला उपाय संभवोपाया, दूसरा शक्तोपाया व तीसरा उपाय अणुवोपाया है। पिछली बार हमने शक्तोपाया, जो कि शिव सूत्र में वर्णित तीसरा उपाय है, इसके बारे में चर्चा की थी तथा 10वां या अंतिम सूत्र तक समझा था। अब हम शिव सूत्र के तीसरे उपाय, जिसका नाम अणुवोपाया है, उसके बारे में समझेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग मुख्यतः आई के सैनी जी की शिव सूत्र की कमेंट्री, जिसका टाइटल उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन रखा है, इसकी ही चर्चा करेंगे। थर्ड सेक्शन जिसकी बात की जा रही है, अणुवोपाया। ये हम लोग जानते ही हैं कि मेथड रिलेटेड टू द पॉइंट। हम लोगों ने बात की थी कि जब अणु के रूप में जो आत्मा है वो अलग हो जाती है तो उस मोनेड कहलाती है। और ये डिवाइन एक्सप्रेशन है, अल्टीमेट रियलिटी, इसको फिर से रियलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे करने का शिव सूत्र का मेथड है, उसमें 3 तरीके जो बताए गए हैं, वो सारे के सारे तरीके अलग अलग हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है संभवोपाया, फिर दूसरा देखा है हम लोगों ने शक्तोपाया, और तीसरा है अणुवोपाया। तो थर्ड सेक्शन अणुवोपाया है। इसमें सेंटर की बात की जाती है। जो मोनेड है वो फंक्शन कर रहा है सारे प्लेन्स में मैनिफेस्टेशन के, और उसके जो राउंड सेंटर है उसके चारों तरफ वो क्या नाम है, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ जानना है कि अणु या जो सबसे छोटा बिंदु है वो मोनेड कैसे अपनी यात्रा करता है। तो उसके इस अणुवोपाया के अंदर कॉन्शियसनेस, लाइफ और फंक्शन की बात की जा रही है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इसके अंदर योग सूत्र की बात भी जगह जगह सहनी जी ने की है, क्योंकि उन्होंने योग सूत्र के बारे में भी कमेंट्री करी है और शिव सूत्र के बारे में भी करी है। तो ये सांख्य से मिलता जुलता है जो योग सूत्र की बात की जा रही है और अल्टीमेट रियलिटी की बात की जा रही है। और ये जो पावर है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहला संभवोपाया में शिव का उपाय है, जो कि हमने देखा शिव और शक्ति 2 एस्पेक्ट है, पोलर एस्पेक्ट। और दूसरा है शक्तोपाया, जिसमें शक्ति का उपाय है। और तीसरा है इन दोनों के माध्यम से जो बना है अणु, उसके बारे में पोटेंशियल फॉर्म में वहाँ सब कुछ है, उसकी बात की जा रही है। तो ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन देखें हम लोग, इसमें थर्ड प्रपोजिशन है सीक्रेट डॉक्ट्रिन का, और ये कहती है कि द आइडेंटिटी एंड पिलग्रिमेज ऑफ ऑल सोल।
हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये जो एक छोटा सा अणु है उसकी बात की जा रही है। तो थर्ड प्रिंसिपल जो है प्रपोजिशन सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एच.पी. ब्लेवेत्स्की ने कहा है कि ऑल इंडिविजुअल सोल्स आर फंडामेंटली आइडेंटिकल टू द यूनिवर्सल ओवरसोल विच इटसेल्फ इज एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन रूट। तो ये फर्स्ट लोगोस की यहाँ पे बात की जा रही है। ये मोनेड जो है ये कह रहे हैं कि इट्स ए डिवाइन स्पार्क और मोनेड डिटैच फ्रॉम द यूनिवर्सल सोल। तो ये बिल्कुल अलग है, अपने को अलग समझता है। अब आगे दूसरी बात है कि ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज है। हम सबको मालूम है कि हम सब लोगों को इस पिलग्रिमेज पे जाना ही जाना है। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एचपी भी कह रही है ईच स्पार्क मस्ट अंडरगो एन ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज। अब ये पिलग्रिमेज पे कौन जाता है? ये मोनेड जाता है। वही अणु की बात की जा रही है, साइकिल ऑफ नेसेसिटी इनकारनेशन के थ्रू। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है सबसे पहले ये जब डाउनवर्ड जाता है तो पहले एलिमेंटल बनता है, फिर मिनरल, प्लांट, एनिमल फॉर्म, और उसके बाद इंडिविजुअलिटी या जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और जिसकी यहाँ पे अणु की बात की जा रही है या जो अणुपाय की बात की है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड एफर्ट है। जो एफर्ट है वो सेल्फ इंड्यूस्ड है, हमको मेहनत करके आगे जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कहा जा रहा है कि ये पैसिव नहीं है, इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी फ्रॉम एटम टू गॉड थ्रू सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ डिवाइस्ड एफर्ट explicitly guided by the laws of karma and reincarnation। तो कर्मा और reincarnation के अनुसार हमें मेहनत करके, हमें सेल्फ इंड्यूस करके, सेल्फ डिवाइस करके इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा पहले कर चुके हैं, मगर इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि शिव सूत्र का जो फर्स्ट मीन्स है, पहला उपाय है, किस चीज का उपाय? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोधन, आत्मज्ञान का के लिए संभवोपाया कहा जा रहा है। मगर ये एडवांस एस्पायरेंट्स के लिए, जिनको की थॉटलेसनेस बराबर कंटिन्यूटी में रहता है और ये दिल पावर के से पूरा कार्य कर सकती है, और ये बहुत एडवांस है, और ये सिर्फ जन्म लेके आए हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है कि ये क्या नाम है हम लोगों की तरह है। इसलिए संभवोपाया सिर्फ उनके लिए ही है जो कि बहुत एडवांस है और पिछले जन्मों में बहुत प्रोग्रेस सोल की करके और आज आ रहे हैं। सेकंड सेक्शन शिव सूत्र का ये गॉड कॉन्शियसनेस के बारे में है। ये ज्ञान का मेथड यहाँ पे कहा जा रहा है, और इसमें एस्पायरिंग योगी को अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को उठाना होता है और उसको वननेस करनी होती है अपने लिविंग टीचर के साथ। और यहाँ पे मंत्र का जपना या ब्रेथ के ऊपर केंद्रित करना, ऐसा कोई मतलब तरीका कहा नहीं जा सकता, मगर इसके थ्रू वो हो सकता है शुरुआत में और कंसंट्रेट कर पाए। तो उसको वननेस चाहिए डीटी के साथ, अनब्रोकन अवेयरनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। ये तीनों सेक्शन जो हैं शिव सूत्रा के अवेकनिंग के ऊपर है। और जो थर्ड सेक्शन है उसको लक्ष्मण जू, जो श्री लक्ष्मण जू हैं अल्गोपाय के, वो कहते हैं ये इंफीरियर मेथड है, और इसमें सबसे ज्यादा सूत्र हैं 45 जो कि इस टेक्निक को समझाते हैं। और हमको बार बार इस रास्ते में हम गलत रास्ते पे जाते हैं और फिर से सही रास्ते में जाते हैं, क्योंकि यह इंड्यूस्ड एफर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हमको कंसंट्रेट करना पड़ता है सेंसेशन से, थॉट से। तो बार बार हमको डाउनवर्ड होता है और फिर से हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग अणुपाय के बारे में कर रहे हैं बात। यहाँ पे ग्रेड डी की भी बात की जाएगी इस सेक्शन के अंदर कि वो लिबरेट हो गए हैं और पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमारी हायरार्की में आते हैं ताकि वो अपना जो कार्य उनको दिया गया है वो कर सकें। इसके बारे में क्लेयरवॉयंट इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी की गई हैं और आईके तमनी जी कह रहे हैं कि उनके फंक्शंस मेथड को देखा जा सकता है और ये वेल मार्क्ड स्टेजेस हैं थर्ड सेक्शन में बताई गई हैं कि अलग अलग कॉन्शियसनेस की क्या अवस्थाएं हैं जो कि फंडामेंटल चेंजेस आते हैं माइंड और कॉन्शियसनेस। कुछ सेकेंड रुकते हैं जरा सा, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ जरा सा। मेरा अभी ये लैपटॉप नहीं चल पाया है, तो लैपटॉप अभी चल जाता है तो हम इसको फिर से कुछ सेकेंड वेट करें। अभी स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ जी, विजिबल है। यस 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 दिख रही है। अच्छा, दिख रही है, ठीक है। हाँ जी। इसमें it is interesting to note that the general theme of the three sections is indicated by the aphorism which heads each section. The first section, which deals with the method of unfoldment of consciousness by piercing through its different states, begins with the aphorism चैतन्यम आत्मा। जैसा कि हम लोगों ने जो पहला सूत्र था शंभवोपाया का, उसके बारे में बात की थी। तो जो पहला सूत्र था वो स्टार्ट हो रहा है चैतन्यम आत्मा। तो ये शो करता है कि ये कितने हाई एवॉल्व्ड पर्सन के लिए है, ये नॉर्मल उसके लिए नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करी कि ये काफ़ी डिसाइपल जो कि बहुत ही एडवांस्ड हैं और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहे हैं, उनके लिए है। तो ये जो पहला सेक्शन था उसका जो पहला सूत्र है वो चैतन्यम आत्मा था। इसी तरह सेकंड वाले में हम लोगों ने देखा चित्तम मंत्रा, क्योंकि वो पावर के बारे में था, वो शक्ति के बारे में था, तो चित्तम मंत्रा था। और यहाँ पे जो पहला सूत्र आ रहा है अणवोपाय का, वो होगा आत्मा चित्तम। तो यहाँ पे आईके तमनी जी कह रहे हैं कि अगर हम इसको सुपरफिशियल मैनर में देखेंगे तो हम इसके मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके डीपर सिग्निफिकेंस इसकी हमको समझनी है और हमको इस ट्रीटीज को जानना है, इसलिए कि हम इसको अच्छे से समझ सकें। और पूरा जो मेथड है इसमें मोनेड के जर्नी के बारे में उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जिस्ट शिव सूत्र की बात करना चाहेंगे, क्योंकि फिर से काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने इसको देखा था, मगर अभी हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा जिस्ट रिव्यू कर लेंगे कि शिव सूत्र में आखिर है क्या। तो इसमें जो सबसे पहली डॉक्ट्रिन आ रही है
वो आ रही है जीवात्मा या व्यक्तिगत आत्मा, जो कि मनुष्य की अंतरतम आत्मा है, इनर मोस्ट सेल्फ है। उसका स्वभाव अनिवार्य रूप से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वास्तविकता में वह चेतना की बाह्यमुखी अवस्था है। According to the highest doctrine of occultism, there is only one ultimate reality underlying both manifest and manifest. तो इसको हम जान लें। दूसरी चीज है कि ये परम सत्य पर टिकी हुई है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्टेट है, और रियलिटी जो है वो इंटीग्रेटेड स्टेट में है यहाँ पे। और आगे जैसा कि हम देखेंगे डिफरेंशिएटेड अवस्था होगी। तो ये चेंजलेस है, इनडिवाइजेबल है, विदाउट डिस्टिंक्शन, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह सत्य एकीकृत अवस्था है जो कि अपरिवर्तनीय है, अखंड, अभेद और मानव समझ से सर्वथा परे है। तथापि इसे व्यक्त सृष्टि में प्रत्यक्ष अनुभूति की सभी अवस्थाओं के का अतिक्रमण करते हुए प्रवेश करने पर जाना जा सकता है। मतलब हमको इवॉल्व होते जाना होगा और पेनिट्रेशन करना होगा, जिसकी यहाँ बात की जा रही है, जिससे अव्यक्त क्षेत्र में समर्थवान चेतना सत्य के आधारभूत स्वभाव के बारे में जागरूक हो सके। तो ये आवश्यक है कि धीरे धीरे उसने इवॉल्व होना है और उसने अपने अंदर विकास करते जाना है। व्यक्तिगत आत्मा या आत्मा, जैसा कि सूत्र में इंगित किया गया है, यह बिंदु के द्वारा सत्य की केंद्रीकृत अभिव्यक्ति है। ये जो हम बिंदु की बात कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं, अणुवोपाया में, जिसमें कि सत्य का अस्तित्व न सिर्फ अनिवार्य रूप से है, परंतु वह संपूर्ण रूप से छिपा हुआ है। जो अभी हम लोगों ने बात करी सीक्रेट डॉक्ट्रिन की, कि उस बिंदु के अंदर सब कुछ है, और मोनेड ने अपनी यात्रा करनी है और उसको आगे जाके उसी परमात्मा के जैसा होना है। परमात्मा में उसको वननेस होनी है उसकी। ये उसकी जर्नी है, यही ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज है, यही उसको जाना है। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यही वह तथ्य है जिसके आधार पर व्यक्तिगत आत्मा की सतत एवं असीम चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और साथ ही साथ जैसे जैसे उसकी उत्क्रांति होती जाती है, मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है, वैसे ही उसके अनुरूप शक्तियों का भी विकास होता जाता है, तथा जो शक्तियां छुपी हुई थी वो सब सक्रिय हो जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग व्यक्तिगत आत्मा या जीव उसी परम सत्य अल्टीमेट रियलिटी की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जो कि पूर्ण अविभाज्य एकीकृत है। प्रत्येक केंद्र धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ व्यक्त सृष्टि के घटना चक्र में अपनी भूमिका निभाते हुए पृथक पृथक दैवी जीवन और चेतना की अभिव्यक्ति बन जाता है। मतलब यही मोनेड की बात की जा रही है कि दैवी जीवन और दैवी चेतना दोनों को अभिव्यक्त करता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर एवोल्यूशन होता जाता है। हालांकि शिव सूत्र में दैवी जीवन एवं चेतना के उन केंद्रों को अणु कहा गया है। देखिए, अणु कहा गया है उसको, जो कि बुद्ध के माध्यम से नीचे से देखने पर टाइम और स्पेस, ये 4th पॉइंट में पढ़ रहा हूं, काल व स्थान के क्षेत्र में दूर दूर तक फैले हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वह अणु आपस में समकेंद्रित हैं और महाबिंदु पर आधारित हैं, जो कि ग्रेट सेंटर है, जिसके द्वारा हमेशा अव्यक्त क्षेत्र से व्यक्त सृष्टि उत्पन्न होती है और अपने सृष्टि काल के दौरान उसमें ही कार्य करती है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि द ग्रेट सेंटर थ्रू विच ए मैनिफेस्टेड यूनिवर्स ऑलवेज अपीयर्स एंड अगेन फंक्शन विद इन इट, एंड इन द पीरियड ऑफ मैनिफेस्टेशन देन दे अगेन मर्ज इन इट। इसलिए ये सारे केंद्र एक दूसरे से अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं हैं। ये पैराडॉक्स हमको समझना है
कि देखने में हम सब लोग अलग अलग दिखते हैं मगर हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और यही एकात्मता की बात यहाँ पे की जा रही है, वननेस की बात की जाती है, और थियोसॉफी उसको हमको सिखाती है अलग अलग तरीके से। इन द realm of manifestation they function separately through the agency of mind principle and may be considered separate. In the realm of unmanifest they are rooted in the one reality and may be considered as non-separate. ये पैराडॉक्स है, ये एक होते हुए भी अलग अलग दिखते हैं माया के कारण। व्यक्त सृष्टि के क्षेत्र में मानसिक सिद्धांत के घटक के रूप में अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग माना जाता है। अव्यक्त क्षेत्र में वे एक ही सत्य पर आधारित हैं और उन्हें अलग अलग नहीं माना जा सकता। इस विरोधाभास के रहस्य को प्रत्यानुभूति या स्व अनुभूति, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि सारा का सारा शिव सूत्र सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन की बात करता है, वो समझा जा सकता है। जब जीवात्मा की चेतना अपने व्यक्तिगत केंद्र और उभयनिष्ठ महाबिंदु के केंद्रित हो जाती है तो वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट दोनों को देख पाता है। मगर ये बहुत हाइट की चीज़ है, इसको हम लोगों ने ज्यादातर संभवोपाया में समझा था। तो ये ग्रेट कॉमन सेंटर की बात की जा रही, जहाँ एक साइड में अनमैनिफेस्ट है और मैनिफेस्ट उसमें से ही निकलता है और वापस मैनिफेस्ट होके मैनिफेस्टेशन के समाप्त होने पे प्रलय होके फिर से वहीं पे समा जाता है अनमैनिफेस्ट के अंदर। अब इसको दूसरी चीज को समझने की कोशिश करें। 6th पॉइंट, दूसरे संदर्भ में चेतना और शक्ति, जिनको संस्कृत में शिव और शक्ति कहा गया है, बुनियादी रूप से विपरीत हैं। ये देखिए पोलैरिटी डिफरेंट है, सिर्फ पोलर अपोजिट हैं बट इनसेपरेबल है। जैसे कि मैग्नेट होता है, आप समझ सकते हैं मैग्नेट से, और भी कई उदाहरणों से, जो कि एक ही हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम मैग्नेट को तोड़ देंगे तो फिर से उसके अंदर नॉर्थ साउथ अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, पोलर अपोजिट हैं, इनसेपरेबल हैं। मगर ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट कंडीशन में किसी एक की प्रेडोमिनेंस हो, मतलब शिव की शक्तियां ज्यादा हों, और मतलब शिव और कहीं शक्ति, क्योंकि ये हम जानते हैं कैसे होता है। जब मैनिफेस्टेशन होता है तो शक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और शिव में मर्ज हो जाती है, और ऐसे ही शिव और शक्ति एक ही हैं। ये अलग अलग परिस्थितियों में सापेक्षिक अपरिवर्तनीय हैं, मतलब परिवर्तन हो जाता है इनका, कभी वो शिव और कभी शक्ति के रूप में देखते हैं। अव्यक्त में शिव सत्य की शक्ति है, ये चेतना पक्ष है, कॉन्शियसनेस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैटर एंड स्पिरिट, मैटर एंड कॉन्शियसनेस आर वन एंड द सेम, और वैसे ही ये दोनों हैं शिव और शक्ति, उन्हें पृथक नहीं जाना जा सकता। जब प्रलय के बाद व्यक्त सृष्टि बनती है तब शिव से शक्ति अलग हो जाती है और महाबिंदु के द्वारा नीचे अवतरित होती है, और व्यक्त सृष्टि में अपने पैराफर्नेलिया, मतलब सारी फौज लेके पैराफर्नेलिया के साथ उपस्थित होती है, और अलग अलग रूप में शिव की चेतना उसके द्वारा कार्य करती है शिव की चेतना। और जैसे जैसे उत्क्रांति होती है, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, चेतना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अतः व्यक्त सृष्टि के क्षेत्र में चेतना व शक्ति हमेशा साथ ही रहते हैं। प्रत्येक जीव में उत्क्रांति की स्थिति या विशिष्ट क्षेत्र में अभिव्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार किसी एक की प्रधानता या प्रबलता पाई जाती है। तो इसको हम लोग समझ लें कि ये शिव और शक्ति एक ही है। तो ये जिस्ट था जो कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको कई सेशंस के बाद आज थोड़ा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट सेक्शन जो है शिव सूत्रस का, ये कहलाता अणुवोपाया। तो इसका नाम अणुवोपाया क्यों रखा गया, या अणु क्या है, इसके बारे में कठोपनिषद में हम देखें कि हमको मिलता है कि अणु क्या है, इसके बारे में आया है। क्योंकि ये
सबसे छोटा मटेरियल है इस वर्ल्ड का, जो कि मैटर है। तो हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आ रहा है सूत्र कठोपनिषद में, अप्रणोर रियान मन महतो महिया नामस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम ऋतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मध्मात्मना। परमात्मा की बात की जा रही है और वो इंडिविजुअल आत्मा में के रूप में रहता है, और ये क्या नाम है, बड़े से बड़ा है। अब देखिए, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, मतलब सोच ही नहीं जा सकती जिसकी सीमा कितनी ज्यादा है, बढ़ सकता है। और सटलर देन द सटलेस्ट, जो कि सूक्ष्मतम है, उससे भी छोटा है। और उसको जाना कैसे जा सकता है? उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, जिसमें डिजायर और वरी नहीं हो। ये कठोपनिषद का यहाँ पे अणु के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें साइको मटेरियल मैकेनिज्म है। जैसा कि हम जानते हैं, मोनेड को धीरे धीरे जो है इसमें से निकलना पड़ता है, माया को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि माया उसके अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको घेर लेती है। बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट दो दिस आत्मा फंक्शंस थ्रू ए पॉइंट, विद इन दिस पॉइंट इज हिडन द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, कि उसके अंदर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। इस बात को हम जाने, और परमात्मा की पावर है ये जो अभी हम लोगों ने जाना। सो देयर इज नो लिमिट टू द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात जो चेतना है उसको अनावृत या उसको एक्सपेंड करना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहा जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ पावर जो कि सेल्फ रियलाइजेशन में यूज होंगी, और वो इल्यूजन्स से मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के अपने को धीरे धीरे अलग कर पाएगा। अब ये देखिए, 3 ट्रूथ्स जो हमारे इडल ऑफ द व्हाइट लोटस और लाइट ऑन द पाथ दोनों में ही आता है। द सोल ऑफ मैन इज इमॉर्टल एंड इट्स फ्यूचर इज द फ्यूचर ऑफ ए थिंग whose growth and splendor has no limit। वही बात कही गई है कि इमॉर्टल है जो सोल ऑफ मैन है, मोनेड की बात की जा रही है। इसका फ्यूचर, इसका ग्रोथ, स्प्लेंडर, इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात ये किसी हद तक भी बढ़ सकता है, उत्क्रांति कर सकता है, एवोल्यूशन में आगे बढ़ सकता है। अब इसमें एक पॉइंट जरूर थोड़ा सा समझने का है कि कभी कभी कोई कह सकता है कि भाई कितना आखिर बढ़ सकता है, मगर जैसा कि हम लोगों ने देखा है, हमारे बड़े से बड़े जो संत हुए हैं या हमारे बहुत बड़े बड़े, उन लोगों ने इसको काफी कुछ अचीव किया था। हम लोगों के लिए सीमा बहुत बड़ी है जिसको हम समझ नहीं सकते। जैसे अरबों खरबों की बात कर लें हम लोग, तो उस तरीके से है। तो देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एनी बेसेंट ने अपनी बुक स्टडी इन कॉन्शियसनेस में कह रही है, वी हु आर ह्यूमन बीइंग्स existing in a solar system are surrounded by innumerable forms which are thought forms of the Lord of our system, our Ishvara ruler, the divine measure and the axis of growth। मतलब हमारी कितनी प्रगति हो सकती है एक कल्प में, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ये जो जनरल एटम्स हैं, तो उसको थर्ड लोगोस ने पहले ही सोच रखा है। एंड द सरफेस थॉट ऑफ बाय as the limit of the atom and resistant offer resistance to all similar atoms। तो जो इस तरीके के एटम है उन सब की एक लिमिटेशंस हैं, मगर वो कल्प भर के अंदर लिमिटेशन है और काफी बड़ी है, जिसको कि हम अभी ना ही समझें तो अच्छा है। वो कह रहे हैं, दस वी रिसीव अवर मैटर एंड वी कैन नॉट अल्टर इट। इसी मैटर से हम बने हैं और हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा एनी बेसेंट जी कह रही हैं। अर्थात ये उसकी बात है कि एक मनवंतर में, एक उसके अंदर हमने कल्प में कितना कार्य हम मैक्सिमम कर सकते हैं। हालांकि हम देखते हैं 6 राउंडर हमारे गौतम बुद्धा हुए, और भी कई हुए जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने अपने को बहुत आगे बढ़ा लिया। तो ये इसकी सीमा हम लोग सोच भी नहीं सकते जो यहाँ बात की जा रही है, मगर एक फिर भी एक लिमिट है जो कही जा सकती है। जो अभी हम लोगों ने असीम की बात करी थी, उसको जस्ट यहाँ पे मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अब हम लोग पहले सूत्र पे आते हैं, अणुवोपाय के, और पहला सूत्र है आत्मा चित्तम।
the spirit or pure consciousness in its individual or universal aspect, here used in its individual aspect, becomes mind is mind. Temni ji कह रहे हैं mind is nothing but a derivative and differentiated form of centralized pure consciousness. जो हम लोगों ने पीछे समझा था पहले सूत्र में, इसमें जब हम शंभोपाय की बात कर रहे थे, एंड इट इज एसेंशियली ऑफ द सेम नेचर एज कॉन्शियसनेस. तो ये है तो कॉन्शियसनेस ही प्योर, मगर सीमित हो गई है. तो इसमें हम देखें कि चित्त की जो बात की जा रही है, आत्मा चित्तम, मतलब ये जो बात की जा रही है तो हम उसको आत्मा की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमको उससे आगे कुछ पता नहीं. जब हम जहाँ पे जी रहे हैं हम लोग आजकल, तो बस चित्त की जो हमारी अवस्था है उसको ही हम जान पाते हैं. तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं टेमनी जी कि फर्स्ट एफोरिज्म यही बताती है कि दो शब्द इन्होंने लिखे हैं, आत्मा चित्तम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है योगिक साइकोलॉजी के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, कि माइंड और कॉन्शियसनेस एक कैसे हैं अनइक्विवोकली, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस वही प्योर कॉन्शियसनेस थी मगर अब लिमिट हो गई है. इट शोज हाउ ए मेंटल वर्ल्ड कैन अपीयर फ्रॉम कॉन्शियसनेस बाय कमिंग इनटू प्ले ऑफ द चित्त एस्पेक्ट, जो कि सच्चिदानंद की बात की जा रही है. ट्रिपल सेल्फ है, सच्चित आनंद, और वो यहाँ पे आगे बंध गया. तो ये जो यहाँ पे आत्मा चित्तम की बात की जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि एक जो हमारा मेथड जो हम लोगों ने योगिक वो उसकी बात की थी योग सूत्र की, तो चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा किया जा सकता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं इस वर्ल्ड में जिसमें हम जी रहे हैं ये पूरी तरह मेंटल है. तो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो परमात्मा है, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, और इंडिविजुअल आत्मा ही जो है हमारी, इसको मोनेड कहा जा रहा है. और ये कैसे बंधन में बनती है इसको देखें. ये कह रहे हैं दिस आत्मा बिकम्स एसोसिएटेड विद ए सेट ऑफ व्हीकल्स ऑन द डिफरेंट प्लेन्स, एंड द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए प्लेन प्रोड्यूसेस द मेंटल फेनोमेना ऑफ द प्लेन. देखिए ये मोनेड जो है ये सेट ऑफ व्हीकल्स के थ्रू काम करता है. जैसा कि हम जानते ही हैं फिजिकल प्लेन पे ये फिजिकल उसके साथ वननेस हो जाती है, और हम समझते हैं कि हम फिजिकल प्लेन में हैं, जबकि ये कॉन्शियसनेस वर्क कर रही है और उसके साथ हम इतने एसोसिएट हो जा रहे हैं, और यहीं से हमारा माया की परतें चढ़नी शुरू हो जाती हैं. ऑन द लोअर प्लेन्स द इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस through the instrumentality of the sense organ, while on the higher spiritual planes, the common center of mind and consciousness serves as the instrument of both. The relation of these different principles may therefore be represented through परमात्मा की बात कर रहे हैं. अभी एरो बना के बता रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड आत्मा हो गई, सेंट्रलाइज हो गई आत्मा, जिसको मोनेड कह दिया. और फिर ये क्या है, चित्त है, माइंड और सेंसेशंस, जो हमारे पास मैक्सिमम हम समझ सकते हैं. जो स्ट्रीट गोइंग हम लोग हैं, जो हम लोग जिस अवस्था में अभी जी रहे हैं, माइंड और सेंसेशन, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते. तो हम इनके साथ वननेस हो गई हमारी माइंड के साथ, फिर हमारी वननेस हो गई अपने क्या नाम है चित्त के साथ, जो शरीर है हमारा, जो इच्छाएं हैं हमारी, जो हमारे इमोशंस हैं. तो हम इस तरह बन गए परमात्मा से, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस थी, मोनेड, माइंड और सेंसेशंस. अब इसी तरीके से इसके सारे प्रिंसिपल्स, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते जाते हैं वैसे वैसे माया हमको पकड़ते जाती है. तो इसकी बात की जा रही, ईच प्रिंसिपल इन दिस सीरीज कैन डिसेंड टू द नेक्स्ट लोअर प्रिंसिपल एंड ऑल्सो रिवर्ट टू द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल by method which form part of the yogic technique. तो चित्त वृत्ति निरोध की बात यहाँ पे की जा रही है, प्रत्याहार की बात की जा रही है, जो कि योग सूत्र के मेथड है. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हमने करना है, यहाँ पे इसकी बात आ रही है. इट इज दिस अवेयरनेस ऑफ अवर डिवाइन नेचर एज आत्मा एंड परमात्मा विच आर एम्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन. मगर यहाँ तरीका डिफरेंट है, यहाँ चित्त वृत्ति निरोध का तरीका नहीं है, मगर ये चूंकि इन्होंने योग सूत्र में भी कमेंट्री लिखी है, तो आई के तेमनी जी ये कह रहे हैं
कि चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा हम लोग उसको वापस उस अवस्था में जाते हैं, जैसे एक प्रिंसिपल हायर प्रिंसिपल से लोअर प्रिंसिपल से हायर प्रिंसिपल्स। और हम जानते ही हैं कि आत्मा और परमात्मा आर एसेंशियली ऑफ द सेम नेचर, रिप्रेजेंट द मैनी। ये मोनेट्स बहुत सारे हैं, अणु बहुत सारे हैं, एंड वन एस्पेक्ट ऑफ द सेम। In Hinduism, the one or the universal aspect is emphasized to such an extent that many people think that when self-realization takes place, the Atma disappears completely. And finally into the Paramatma and its separate identity is lost forever. An idea which has been beautifully expressed by Edwin Arnold in the sentence, the dewdrop slips into the shining sea. देखिए यहाँ पे वो तहमनी जी खुद कह रहे हैं कि एडविन अर्नोल्ड ने जो अपनी बुक लिखी लाइट ऑफ एशिया, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन जब हो रहा है उसकी बात की जा रही है, तो आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, तो ये जो आत्मा है ये परमात्मा में पूरी तरह डिसअपियर हो जाती है। और क्योंकि वो कह रहे हैं ड्यू ड्रॉप स्लिप्स इनटू द शाइनिंग सी, मगर ये ऑकल्ट डॉक्ट्रिन नहीं है, थियोसॉफी ये नहीं कहती है। थियोसॉफी कहती है कि आत्मा के सारी शक्तियों के साथ या आत्मा की जो भी इंडिविजुअलिटी है उसके साथ वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। देखिए, बट दिस इज नॉट द ऑकल्ट डॉक्ट्रिन विद रिगार्ड टू द रिलेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन इन सेल्फ रियलाइजेशन, जब भी आत्म साक्षात्कार होता है, द सेंटर ऑफ द आत्मा विच इज इटर्नल रिमेन्स दो द सर्कमफ्रेंस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। मतलब उसकी सीमाएं बहुत बढ़ जाती हैं उस यूनियन के साथ, जब वो परमात्मा के साथ एकात्मकार हो जाती है, एकात्मता हो जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो उसकी लिमिटिंग या बाइंडिंग पावर नहीं रहती, मगर जो उसके इंडिविजुअल जो भी चीजें हैं आत्मा की वो बनी रहती हैं। दिस होल आइडिया ऑफ लोगोइक मैनिफेस्टेशन एंड अधिकारी पुरुष presupposes the persistence of the consciousness in the highest stages of its unfoldment। यहाँ पे अधिकारी पुरुष उनकी बात की जा रही है जो शंभवोपाया में हम लोग कहते हैं कि काफ़ी हायर सोल्स हैं, बहुत एडवांस डिसाइपल्स हैं, और वो किसी पर्पस के लिए यहाँ आते हैं, उनको यहाँ पे अधिकारी पुरुष कहा गया है आई के तहमनी जी ने। तो ये लोगोइक मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अधिकारी पुरुष जो हैं वो लोग हैं जो कि काफ़ी एडवांस्ड हैं, और वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ह्यूमैनिटी के किसी पर्पस के लिए या कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए उनको हायरार्की ने भेजा है और वो कार्य करने के लिए आते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट में आते हैं, ये दैट विच इज डीपली अफेक्टेड विद डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस इज चित्त। अब चित्त हम जानते हैं कि डिजायर ऑब्जेक्ट की होती है, तो चित्त है क्या यहाँ पे, जो इसमें कहा जाता है शैविज्म में, वो पहला सूत्र को ये जयदेव सिंह ने बोला है कि ये बुद्धि, अहंकार और मनस साथ में होता है। In this context, the individual, it is chitta or the conditioned mind that is knower or atma। तो ये आत्मा या नोअर या ये जो मुनेड जिसकी बात की जा रही है, ये बुद्धि, अहंकार और मनस के साथ होता है। तो ये कैसे कार्य करता है इसकी बात की जा रही है। जैसे एसोसिएशन की अभी हम लोगों ने यहाँ थियोसॉफी में बात करी, यहाँ पे कहा जा रहा है सत्व, रजस और तमस, ये तीन जो इसके गुण हैं उनकी उपस्थिति में ये वो अलग अलग कार्य करता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सत्व, रजस, तमस, यही जो त्रिगुण सृष्टि कहलाती है उसमें है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन एक और दे रहे हैं, अतत इति आत्मा, दैट विच मूव्स ऑन इज आत्मा। जो मूव करती है वो आत्मा है। मूव करने का यहाँ अर्थ ये नहीं है कि वो कहीं चलती है या कहीं जाती है, वो प्रगति करती रहती है, उत्क्रांति करती रहती है, इसकी यहाँ बात की जा रही है। Owing to primal ignorance of its real nature, which is pure foundational consciousness, it moves on to various forms of existence by clinging to sattva, rajas and tamas। तो अब देखें सत्व क्या है। देखिए सत्व है, नोट्स इन्होंने दिए हैं कि सत्व इस प्रकाश, विजिबिलिटी और मैनिफेस्टेशन
दिस इज प्रिडोमिनेंटली द एट्रीब्यूट ऑफ बुद्धि। अब जब बुद्धि का प्रकाश होता है या बुद्धि के साथ एसोसिएट करता है तो वो सत्व कहलाता है, उसका नेचर जो है सत्व होगा। और जब इसका एट्रीब्यूट प्रिडोमिनेंटली बुद्धि के साथ होगा तो सत्व कह रहा है। और ऐसे ही ये कह रहे हैं रजस इस चांचल्य, जो चंचलता है, अनस्टेडीनेस है, वो रजस की वजह से है। जो दूसरा वो है, जब भी कभी रजस उसके अंदर बढ़ जाता है तो वो अनस्टेडीनेस हो जाती है उसके अंदर। दिस इज प्रिडोमिनेंटली द एट्रीब्यूट ऑफ मनस। इसीलिए बार बार मनस के लिए कहा जाता है कि मन जो है वो घोड़े की तरह है और दौड़ता ही रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, प्रिडोमिनेंटली अनस्टेडी है। अब तीसरे की बात की जा रही है तमस। तमस इज आवरण, कवरिंग, कंसीलिंग। तो कह रहे हैं तमस क्या है? ये आवरण है, बाह्य आवरण किसी भी चीज का, और कंसीलिंग मतलब उसको छिपा लेना। क्यों? क्योंकि ये मनस का लक्षण है, इसलिए ये क्या नाम है, चांचल्य था जो हमने अभी बात करी। तमस जो है कंसीलिंग है, और ये अहंकार का एट्रीब्यूट है, क्योंकि रियल सेल्फ को छिपा देता है। ये रियल सेल्फ को पता ही नहीं चलता, रियल सेल्फ का हम भूल जाते हैं कि रियल सेल्फ कौन है। तो ये जो सत्व रजस तमस है, इसको इन्होंने यहाँ पे जयदेव सिंह ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि ये सत्व जो है ये बुद्धि का लक्षण है, जब बुद्धि प्रेडोमिनेंट होती है। और जब मनस रजस होता है तो मनस प्रधान हो जाता है उसके अंदर, और जब तमस प्रधान होता है तो अहंकार होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बुद्धि, मनस और ये जो हम लोगों ने बात करी, ये तीन जो शक्तियां हैं, ये तीन चीजें जिनकी बात की जा रही है, वो हमने कश्मीर शैविज्म के ये 36 तत्व हैं, इनकी एक टेबल दिखाई है। इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि अशुद्ध तत्व है। और बी में देखें 14, 15, 16 इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अंतःकरण। इसमें जस्ट एक पासिंग रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, प्योर तत्व है, शुद्ध तत्व जो प्योर कॉन्शियसनेस है। उसमें शिव तत्व, सदाशिव, ईश्वर, सदाशिव, और इसके बाद माया और उसके 5 कंचुक कहलाते हैं। इसके बाद प्रकृति है, प्रकृति के बाद ये बुद्धि, अहंकार और मनस है, जो कि रेड से मैंने शो किया है। और रेड का माने ये है, ये इम्प्योर तत्वास है। ये प्योर इम्प्योर के बीच जो हैं उनको हम लोगों ने लेवल्स ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से ग्रीन में शो किया है। तो ये नीचे जितने भी हैं ये सारे के सारे इम्प्योर तत्वास हैं। और यहाँ 3 की बात की जा रही है, अंतःकरण जिसको कहा जा रहा है, वो बुद्धि, मनस और अहंकार। हम आगे चलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग पहले ले चुके हैं ये 36 तत्वों के बाद, मगर फिर से मैंने जस्ट एक चार्ट दिखा दिया है पासिंग रेफरेंस के लिए। तो आत्मा चित्तम की जो बात की जा रही है, इट डिस्क्राइब्स द माइंड दैट हैज बिकम एंटेंगल्ड इन द वेरियस सेंस इंप्रेशंस। ये श्री लक्ष्मण जू जो इनके क्या नाम है कश्मीर शैविज्म के बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि माइंड जो है इंटेंगल हो जाता है जब सेंस इंप्रेशंस में, तो हम इंडिविजुअल ईगो बन जाते हैं और हम समझते हैं कि हम करता हैं, कर्तृत्व भाव हमारे अंदर आ जाता है और अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं, एंडलेस डिजायर्स हो जाती हैं, सॉरी सेटिस्फाइड नहीं होते, अनसेटिस्फाइड रहते हैं पीपल से, पावर से, थिंग से। तो हम बराबर मतलब माया में लिप्त रहते हैं। वी फॉरगेट दैट वी आर द वननेस एंड दिस स्टेट ऑफ डेल्यूजन लीड्स टू एंटेंगलमेंट। इसी की वजह से हम माया में लिप्त हो जाते हैं और थिंग्स, पावर और पीपल इनकी एंडलेस डिजायर्स करते हैं। अब हम लोग सेकंड सूत्र में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन, चूंकि एक एक सूत्र दूसरे सूत्र से जुड़ा है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ऑफ दिस लिमिटेड सेल्फ हुज नेचर इज चित्त। अभी हम लोगों ने बात करी थी
आत्मा चित्तम, चित्त कैसे हो गया। तो अब इसकी लिमिटेशंस की यहाँ पे बात की जा रही है कि ये लिमिटेड हो जाता है। और फिर से सूत्र है ज्ञानम बंधा, जो कि हम लोगों ने पहले शंभवोपाय में भी देखा था, ज्ञानम बंधा आ रहा था, वही सूत्र है। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान बांधता है, मगर यहाँ लोअर नॉलेज की बात की जा रही है, हायर नॉलेज की बात ही नहीं की जा रही, क्योंकि ये कह रहे हैं इट इज मेंटल नॉलेज विशिएटेड बाय द इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी। क्योंकि हम समझते हैं कि हम एकाकार नहीं है, जबकि हम एक हैं, और हम इस ड्यूलिटी से ग्रसित रहते हैं। तो इससे बॉन्डेज है, एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी जो है वननेस, वो हम भूल जाते हैं। ये इसका आइडिया है। कह रहे हैं कि इस एफोरिज्म को दोबारा से रखने का आइडिया क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत इलेबोरेट किया गया है, और इंडिविजुअल आत्मा के सेंस से बात की जा रही है। वहां बात की जा रही थी शंभवोपायम बहुत हायर सेंस से, कि कोई भी नॉलेज आत्मज्ञान के अलावा वो सारा का सारा बंधन है। मगर यहाँ पे ये बात की जा रही है लोअर सेंस से, ये लोअर सेंसेस के द्वारा जो हम नॉलेज या ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं वो हमको बांधता है। अब ये जो नॉलेज है इसके भी बहुत सारे ग्रेडेशन है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो इसको यहाँ पे बात की जा रही है कि इसको कैसे जाना जाए। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें डाउनवर्ड जाते हैं, तो इस ऐसे ही हमको अपवर्ड भी जाना है, यानी कॉन्शियसनेस को हायर उठाने के लिए लाइट ऑन द पाथ पे कहा जा रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज आ जाते हैं, सडन एक्सपेंशन होता है लाइट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जब इनफाइनाइट लाइट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमारे को दिखती है। तो यहाँ पे हमको धीरे धीरे अपनी लिमिटेशंस को ख़त्म करते हुए, जैसे कि हम लोग एक एक शरीर के साथ बंधन महसूस करते हैं या वननेस हो जाती है, और उस शरीर के साथ हम अपने को एकात्म कर लेते हैं या एकात्मता बन जाती है हमारी, तो उन सब से अपने को जैसे जैसे शरीरों से अलग करते जाएंगे तो हम इस मार्ग में उत्क्रांति कर सकते हैं। और उसके लिए ही ये सारी बातें की जा रही हैं लाइट ऑन द पाथ में। In the previous stages of spiritual unfoldment, this light goes on increasing gradually. आके तैमनी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के हैं और धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, तो जब एवोल्यूशन या स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट होता है तो बहुत स्लोली हमको जो लाइट है वो बढ़ती है हमारे अंदर, यानी जो राइटनेस है या जो रियलिटी है वो धीरे धीरे पता चलती है, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे लाइट हमारे अंदर उदय होती है। बट इन द लास्ट स्टेज suddenly expands into the infinite light, embracing everything and making all things in one. तो लास्ट में जो स्टेज होती है तो इनफाइनाइट हमको अपने आवेश में ले लेती है और उसके साथ हमारी वननेस हो जाती है, सब चीजें एक होती हैं क्योंकि है ही एक, हम उसको अलग अलग देख रहे हैं। यही अणुवोपाया या उसके अंदर हमारे आत्मा मोनेट का यही प्रॉब्लम है कि हम इसको नहीं समझ पाते। मगर जैसे जैसे हम डिसएसोशिएट करते हैं अपनी बॉडीज के साथ अपने को और अपने को कॉन्शियसनेस के साथ वननेस करते हैं, तो हम आगे बढ़ के इन चीज़ों को देख सकते हैं। जो लाइट ऑफ नॉन द पाथ की बात की जा रही है तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड shows that even the omniscience and omnipotence of the world has to order find the supreme truth hidden within our hearts. हमारे हार्ट के अंदर ही वननेस की वजह से हमारे अंदर सब कुछ अवेलेबल है और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे है। तो हमको सिर्फ डिसएसोशिएट करना है अपनी बॉडीज के साथ या जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं और जिनको हमने वननेस अपने कर लिया है, या हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, हम समझते हैं हम मन हैं, हम समझते हैं हम इच्छाएं हैं। बार बार एट द फीट ऑफ द मास्टर में और भी हमारी कई सारी ट्रीटीज में इस बात को कही जाती है। तो इससे अपने को अलग करना है। इज हाउ लोअर नॉलेज एग्जिस्टिंग इन द रेल्म ऑफ माइंड बिकम्स ए सोर्स ऑफ बॉन्डेज विल बी सीन इजीली
if we remember that the appearance of the mind from consciousness is accompanied by the presence of a pratyay which loads the consciousness as clouds load the atmosphere when water vapor condenses from the gaseous to the liquid state. These clouds permeate the atmosphere and obscure the sun, which is shining behind the clouds and cannot be seen from below. अब देखिए यहाँ पे ये सोर्स ऑफ बॉन्डेज की बात कर रहे हैं, जो माइंड के क्षेत्र में जब भी कभी ऐसा होता है इस दुनिया में, ये जो बॉन्डेज बंधन हमको दिख रहा है मन का कॉन्शियसनेस के ऊपर पढ़ते हैं या इसकी प्रेजेंस से हमको प्रत्यय के अंदर ही सब कुछ दिखता है। प्रत्यय यानी जो बाहर की चीज है उस ऑब्जेक्ट के साथ हम वननेस कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं ये क्लाउड्स की तरह है, वाटर वेपर जो कि कंडेंस हो जाते हैं गैसवस लिक्विड स्टेट पे, और जो हमारी रियलिटी की अवस्था है, रियल अवस्था है, जो हमारे अंदर का परमात्मा है, उसको हम भूल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसा ही है जैसे ईश्वरत्व को छुपा दिया, ऑब्सक्योर द सन। जो सन था वो छिप गया। हम देखें जब बादल आ जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य छिपता तो नहीं है। अगर हम इसको देख पाएं कि सिर्फ हमारे और सन के बीच में ये बादल आ गए हैं तो ये क्लाउड्स जैसे ही हट जाएंगे तो सन तो बराबर चमक ही रहा है, सन तो रियलिटी है, परमात्मा है। तो इंडिविजुअल इसको सन को हटा के नहीं कर सकता और सन जो है वो बराबर अपीयर हो रहा है, ट्रूथ हमारे से बराबर है। और ये क्लाउड्स जैसे ही हटेंगे, क्योंकि ये नश्वर हैं, हमको मालूम है कि ये मैटर है और ये समाप्त होगा, तो हमको थोड़ा वेट कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे डिसएसोशिएट अपने कॉन्शियसनेस को उसके साथ करना है। इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अलग अलग तरीके हैं, चित्तवृत्ति निरोधा जैसे कि बात की जाती है योगिक फिलॉसफी में, योग सूत्र में, उसकी यहाँ बात की जा रही है कि डिसअपियरेंस ऑफ द क्लाउड्स बाय हीटिंग और फॉलिंग as rain will again make the sun spiritual conscious, the sun of spiritual consciousness shine without any obscuration in the field of individual consciousness. तो ये डिसअपियरेंस हो जाएगा क्लाउड का। जैसे ही क्लाउड हटेंगे, उसको कैसे किया जा सकता है, हीटिंग के द्वारा, या रेन की तरह वो जब गिर जाएगा, या वो नश्वर तो है ही, हम जानते हैं। तो ये जैसे जैसे माया की परतें हटेंगी, हमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का सन जो है वो विदाउट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के दिखेगा और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हमारी क्या नाम है उसको समझ पाएगी, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो ऑब्स्क्योरेशन या जो डिल्यूजन है वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ही बात की जा रही है कि बहुत सारे आइडियाज को गैदर करके प्रत्यय ही हमको पूरी तरह छिपा देते हैं। और इसको भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि ये ही संस्पर्श भोगा दुख योनये एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु ते रमते बुधा द डिलाइट्स दैट आर कॉन्टैक्ट बॉर्न, ये कॉन्टैक्ट बॉर्न है, दे आर वेरीली वर्म्स ऑफ पेन फॉर दे हैव बिगिनिंग एंड एंडिंग एंड कौनते ओ कौनते नॉट इन देम मे रिजॉइस डिवाइस। तो इसमें उसको सुख नहीं लेना चाहिए। जो वननेस हमारी बॉडीज के साथ हो जाती है, तो लिमिटेड नॉलेज की यह बात की जा रही है, ये सारा का सारा अलग है। तो इस माया से हमने अपने को अलग समझना चाहिए। यही चीज यहाँ पे दूसरे अध्याय 16वें अध्याय के 13वां से 15वें में भी यही कहा गया है। अब मैं इन सूत्र को नहीं लेता। इद मध्य मया लब्ध मिमम, कि आज मैंने ये बैटल जीती, कल मैंने वो किया, और अपने आप को हम डिल्यूट करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैं हूँ, डूअर नहीं है हम। तो ये जैसे जैसे हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है कि हमने करा, हमने अपने शत्रु को हराया, ये सब बातें हम छोड़ दें और एसोसिएट ना करें अपने बॉडीज के साथ, तो हम धीरे धीरे इनसे अलग निकल जाएंगे। और उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैं इसको समाप्त करूँगा, और किसी को कुछ यहाँ पे बात करनी हो तो कर सकते हैं। और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। और सॉरी, थोड़ा सा मेरा शुरू में लैपटॉप बंद हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था।
तो इसको अब बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो अनम्यूट करके किसी को कुछ करना है, कुछ कहना है या शेयर करना है तो प्लीज करें। क्या नाम है उनका? माथुर सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, अब शुरू में एक बात आई थी, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। हाँ हाँ। जब अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट हो गया इन मल्टीफेरस फॉर्म में, तो फिर अनमैनिफेस्ट का क्या स्थिति और उसका क्या कार्य रहा, ये थोड़ा देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। जो हम लोगों ने बात करी थी जिस्ट की, उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको लिया था कि अनमैनिफेस्ट है क्या। अनमैनिफेस्ट वो है जिससे कि सारी सृष्टि बनती है, और सृष्टि जब प्रलय होता है तो उसी के अंदर लय हो जाती है। हेलो, आप हाँ जी। सुन रहे हैं? तो इसके अंदर ऐसा जो उसको अनमैनिफेस्ट कहते हैं। अनमैनिफेस्ट माने अव्यक्त, जो कि अव्यक्त नहीं हुआ। ये जो हमारी ट्रिपल एस्पेक्ट है ईश्वर के, उनकी बात की जाती है वहां पे। और ये क्या नाम है, जैसे ये अव्यक्त सृष्टि है तो ये व्यक्त सृष्टि बनती है उसी से, और उसी में लय हो जाती है, जो प्रलय कहलाता है। तो ये समय का सिर्फ फेर है। और जब कोई योगी, इसका शंभोपाय में हमने काफी 22 सूत्र थे, तो उसके अंदर ये आए थे और बहुत डिटेल में इस बात को किया गया था कि जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या नाम है, हमको जो योगी उस की अवस्था में आ जाता है, उस योगी को, हेलो, कुछ शोर हाँ जी। आ रहा है, कुछ शोर आ रहा है। तो जब वो उस अवस्था में आ जाता है एक योगी कि उसको अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट दिखता है, यानी ग्रेट सेंटर, जिसको हम लोगों ने ग्रेट पॉइंट भी कहा था, ग्रेट सेंटर भी कहा गया है शिव सूत्र के अंदर। तो एक साइड में उसके अनमैनिफेस्ट है और एक साइड में मैनिफेस्ट वर्ल्ड है। मैनिफेस्ट वर्ल्ड उसी से बनता है, अनमैनिफेस्ट से, अव्यक्त सृष्टि से, और अव्यक्त सृष्टि उसी में समा जाती है अपने समय के बाद। तो ऐसे अनगिनत ये चलते रहते हैं। तो ये अव्यक्त है, उसमें पता नहीं कितनी सृष्टियां, कितनी चीजें उससे अलग होती हैं, और अपने समय में, अपने काल में सूर्य का, और वो सारे के सारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, पूरी सृष्टि और पूरा का पूरा फिर से समाप्त होकर उसमें आ जाता है। इसको अनमैनिफेस्ट कहा गया है। और मैनिफेस्ट वो है जो हमें दिखता है और जिसमें प्रकृति है और हम बंध जाते हैं। इसकी यहाँ पे बात की गई थी। तो ग्रेट सेंटर, और इसमें जब कोई योगी उस स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके लिए अव्यक्त, और अव्यक्त माने अनमैनिफेस्ट, और मैनिफेस्टेशन उस स्टेज से देख सकता है, जिसको थ्रेशोल्ड भी कहा गया है, कि वहां से उसे दिखता है कि ये सारी की सारी चीजें, एक तरफ सारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है उस अनमैनिफेस्ट से, और वापस उसी के अंदर लय हो जा रही है सृष्टि। ठीक है, तो ये अनमैनिफेस्ट है। अब आप बताएं और आपका इसमें क्या संशय है, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में अगर आप थोड़ा सा शिव सूत्र को पढ़ेंगे, और स्पेशली शंभवोपाया की जिसकी बात की जा रही है, तो उसमें अलग अलग बहुत सारे सूत्र आए हैं इसी के ऊपर। और इस कॉमन ग्रेट सेंटर की बात की गई है, जहां पे कि योगी जो वहां पे उत्क्रांति करके पहुंच जाता है, उसको ये वहां से देख सकता है कि एक साइड अनमैनिफेस्ट है, एक साइड मैनिफेस्ट है। ओके सर, थैंक यू। सर इसको क्या एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट के उसमें भी देख सकते हैं? देखिए, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीज वही है, मगर एब्स्ट्रैक्ट, देखिए एब्स्ट्रैक्ट से बहुत आगे की बात की जा रही है, जो अव्यक्त है। ये क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि अव्यक्त जो है वो व्यक्त ही नहीं हुआ है। जो व्यक्त ही नहीं हुआ वो एब्स्ट्रैक्ट ही आप कह सकते हैं, मगर एब्स्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन हमने दुनिया में बनाई है, जैसे कि एक कुर्सी है, एक पर्टिकुलर कुर्सी, तो उसको हम स्पेसिफिक कह देते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट माने कुर्सी कोई भी। तो जी ये सारे कॉन्सेप्ट बने उस अव्यक्त, क्या व्यक्त सृष्टि में बने हैं, जो मेरा समझ है।
तो इसलिए मतलब अव्यक्त से जी उसको न बिल्कुल, जोड़ें। एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर की बात हो रही है, जो हाँ। 1 पॉइंट से जो एब्स्ट्रैक्ट भी वहीं से आ रहा है और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट जो है कंक्रीट के रूप में हमको दिख रहा है। क्योंकि बिल्कुल, सृष्टि वही। बनती है, सृष्टि बिगड़ती है, प्रलय होके फिर से वापस अनमैनिफेस्ट में, अव्यक्त में ही समा जाती है, और ये जी, क्रम चलता रहता है। ये जी, शिव सूत्र में आप थोड़ा सा शुरू में पढ़ेंगे तो जैसे कि अभी इन्होंने पूछा शर्मा जी ने, तो मतलब ये जो है इसको समझने का है, ये जब तक खुद नहीं पढ़ा जाएगा ना, क्योंकि हम लोग समय के अभाव में उसको जी, बहुत डिटेल में नहीं वो कर सकते, मगर एब्स्ट्रैक्ट जी, से उसका मेरे ख्याल से कोई हाँ, इतना लेन देन नहीं उससे है। ऊपर की बात की जाए। हाँ हाँ, जी, जी, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने पढ़ा है, वैसे ही मेरे पास है आईडी नहीं नहीं टाइमिंग ठीक का, तो है, यस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच राजीव सर जी, मैंने आपने तो बहुत पढ़ा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किताब। किया। ये मैनिफेस्ट और डिजायर का डिफरेंस क्या है? जो लोगों को बोलता है मैनिफेस्ट करो और नहीं तो उसका डिजायर रखो, तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोलता है, डिजायर नहीं करने के लिए बोलता है, तो उसका डिफरेंस क्या है? देखिए किसकी आप बात कर रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन और डिजायर, ये थोड़ा सा आप देखिए कहाँ पे आपने यूज किया है या किसने आपको ऐसा कहा है, थोड़ा सा आप कहाँ से बोल रहे हो? सर हेलो। मतलब किसी भी चीज का होना है तो बोलता है मैनिफेस्ट करो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिजायर मत रखो, तो उसका क्या है डिफरेंस? देखिए ये एक जनरल दुनियावी सेंस में कहा जा सकता है कि डिजायर कम से कम करें हम, मगर इसके बाद भी बहुत सारी उत्क्रांति हमारे अंदर होनी है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे उस सेंस में नहीं यूज किया गया है जिसकी कि अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ सृष्टि के बनने और बिगड़ने की बात की जा रही है, जो कि बहुत बड़ा कल्प और मतलब एक छोटा सा ब्रह्मा का दिन, या वो आप जब विष्णु पुराण में पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जहाँ बात की जा रही है मैनिफेस्टेशन, को शायद आप बहुत लिमिटेड सेंस में कहीं पे बात कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। आई डोंट नो ठीक आपने है। कहाँ से लिया, या तो आप सही सही रेफरेंस बताओ तो उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, वरना ये बहुत लिमिटेड मतलब आस्पेक्ट में है। क्योंकि आप शिव सूत्र में जो हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि इसके 9 ले चुके थे और ये 10वां आज हम लोगों ने सेशन लिया है, तो अभी इसमें और भी काफी सूत्र बचे हुए हैं, मगर अब सारे के सारे सूत्र लेंगे अब नेक्स्ट सेशन में और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई आप ठीक से या तो क्लियर करें तो इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में है। दुनिया में ठीक है हम कहते हैं डिज़ायर मत रखो, और डिज़ायर हमको बांधती हैं, ठीक है। सर राजीव जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस. नहीं नहीं कोशिश करी शुरू में तो। After no quite a long time, I have come to know, because earlier in 70s and 80s we studied Aikataimini and Shiv Sutras at that time, because it was the particular time when Aikataimini was read a lot, and nowadays the people might have not taken the reference of Aikataimini, and you have taken up. Shiv Sutras are very important for all of us to contemplate and understand in a very crucial, not but the deeper way. It is not a matter of just having a kind of discourse and listening, but it is a matter of proper comprehension, and our consciousness should be expanded in that way. So every day we have to contemplate. That is the practice to be taken up. So that is what I understand. And you have really nurtured very nicely. Today I get the time and I listen to you. So I'm very lucky in that way. Thank you very much थैंक for यू, your work. Thank थैंक you. यू ब्रदर। Yes. माथुर जी, अब अगर हम कोई और नहीं है तो मीटिंग क्लोज कर दें फिर? हाँ हाँ हाँ, तो क्लोज कर लीजिए, पूछ लेते हैं एक बार, किसी और को कुछ ऐड करना है या शेयर करना है तो करें, नहीं तो इस मीटिंग को फिर समाप्ति की तरफ बढ़ाया जाए, समय हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other.
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माथुर जी। और अब हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं।